विक्रम खन्ना गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। हवेली का अनोखा खेल जारी था। पता नहीं कौन क्या चाहता था। दरमा सिंह अपने मसले में मसरूफ था और तिवाड़ी लाल अपना खेल खेल रहा था। और बाकी तमाम लोग भी। शरदा इन लोगों से अपना इंतकाम लेने के लिए मसरूफ़ अमल थी। पता नहीं कौन कहाँ तक कामयाबी हासिल कर सकता है। रत्ना को अब यहाँ बड़ा उलझन का शिकार होना पड़ रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसे लग रहा था कि जैसे तमाम लोग शदीद हंगामा आराई में मसरूफ हों। इधर और मामलात भी थे जो इसकी समझ में नहीं आते थे। जहां तक विक्रम खन्ना का मामला था तो बेशक विक्रम खन्ना उसे बहुत चाहता था। वो हर तरह से इसका दिल रखने की कोशिश करता था, लेकिन बात वहीं आ जाती है। विक्रम खन्ना ना तो इसकी उम्र का था और ना ही इससे इसका दिल लगता था। बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी। उधर शरदा इसके पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। तिवारी लाल संध्या को धोखे देता रहा। कर्णावती शरदा के कहने पर एक एक के बारे में मालूमात हासिल करती रही। धर्मा सिंह जो गंदे अलूम का माहिर था अपना रंग जमाता रहा और थोड़े ही अरसे में से अंदाजा हो गया कि ये इसके लिए बेहतरीन शिकारगाह है। हुसन ही हुसन बिखरा हुआ है। इसने रत्ना को भी देख लिया था और इसके मुंह में पानी आ गया था। बालिश की उम्र की ये रास परी इसकी आंखों की हवस बन गई थी। पार्वती, संध्या, पूरनमाशी सचमुच कुछ भी नहीं थी इसके आगे। पूरनमाशी से इसने वादा कर लिया था कि वो उसे उसका मुकाम दिलाएगा, लेकिन अब वो ये सोच रहा था कि इसका असल शिकार तो रत्ना है, क्योंकि वो विक्रम खन्ना की मुंह चढ़ी भी है। अगर वो किसी तरह काबू में आ जाए तो सबसे अच्छा हो। वैसे उसने जितना अपना यहाँ मुकाम बना लिया था, इसके तहत अगर वो रत्ना के पास चला भी जाता तो विक्रम खन्ना इस बात का जरा भी बुरा ना मनाता और इसे कोई दिक्कत ना होती। चुनाचे वो ताक में लगा रहा। फिर उस दिन रत्ना बाग में निकली थी। दो चार दासियां इसके साथ थी। दरमा सिंह इसके सामने पहुंच गया। रत्ना खामोश होकर इसे देखने लगी। दरमा सिंह ने दासियों को वहां से चले जाने के लिए कहा और फिर रत्ना के सामने खड़ा हो गया। देवी, तुमने हमें प्रणाम नहीं किया। प्रणाम महाराज। रत्ना ने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगा लिए। सर से पांव तक सुंदरता की सूरत, लेकिन तुम्हारे मन में ये जलन कैसी है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुंडली बना सकता हूँ। महाराज, जो गुजर चुकी है वो तो मैं भी जानती हूँ। आगे जीवन कैसा गुजरेगा इसके बारे में कुछ बताओ तो मानूं। इतना बताऊंगा इसके बारे में कि तुम सोच भी ना सकोगी। देवी जी, मुझे जानती हो? हाँ, क्यों नहीं। आप धर्मा सिंह महाराज हैं। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, मगर दर्शन नहीं हुए थे। तो फिर 3 दिन के बाद मिलेंगे और मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताऊंगा, धर्मा सिंह ने कहा और वापस से पलट पड़ा। शिकार को काबू करने के लिए इसके सामने लेट जाना मुमकिन नहीं होता, बल्कि इसे अपने तौर पर पहले जाल में लाना पड़ता है। धर्मा सिंह ने पहली बार रत्ना को करीब से देखा था और दर हकीकत वो दिलो जान से इस पर आशिक हो गया था। अब अगर रत्ना ना मिली तो फिर सारा जीवन इस गंदे इल्म में गुजारने का फायदा ही क्या। अपने ठिकाने पर वापस आ जाने के बाद रात को इसने अपने इन्हीं गंदे अलूम को आवाज दी, जिनकी वजह से वो अस्तहा इसकी गर्दन में आ चढ़ा था। और इसने सांप वाला ड्रामा किया था, जिसकी वजह से वो आज तक विक्रम खन्ना इसके पांव धो धो कर पी रहा था। सबसे पहले धर्मा सिंह ने अपनी रिहाइशगाह के सारे दरवाजे बंद किए। उसके बाद उसने अपना सामान में से किसी जानवर की एक खास हड्डी निकाली। इस हड्डी से इसने जमीन पर एक चौकोर निशान बनाया और फिर छोटी छोटी 2 खोपड़ियां निकालकर सामने रख ली। ये खोपड़ियां इसने एक ऊंची जगह रखी थी और इसके बाद वो वहीं बैठकर और काले मंत्र पढ़ने लगा। इसकी भयानक आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। थोड़ी देर के बाद खोपड़ियों की आंखें रोशन होने लगीं। तो इंसानी हड्डियों से धर्मा सिंह इस चौकोर दायरे पर आवाजें पैदा कर रहा था। चौकोर दायरा रोशन होना शुरू हो गया और उसके बाद उसमें से आग के हल्के हल्के शोले निकलने लगे। जादू अपने पूरे जोबन पर था। इसमें थोड़ी देर तक इसी तरह शोले उबलते रहे। फिर एक भयानक चेहरा नमूदार हुआ और आहिस्ता आहिस्ता से खौफनाक इंसानी चेहरा आग से बुलंद होता गया। फिर एक पर पूरा इंसानी जिस्म आग में नमूदार हुआ और धर्मा सिंह के सामने आलती पालती मारकर बैठ गया। उसने कहा, जय हो मेरे गुरु। बेरू, जो कुछ पूछ रहा हूँ वो बता। ये देख, मेरे हाथ में किसकी तस्वीर है? लड़की की। कैसी है ये? बड़ी सुंदर है। मुझे इसका माजी बता। बैरू ने आंखें बंद कर ली। कुछ लम्हे के बाद आंखें खोल कर बोला, ये पाग है। क्या है? पाग है। पाग तो बड़े काम की चीज होती है। हाँ महाराज, ये पाग है। बचपन में इसके माता पिता मर गए थे। इसकी माता ने उसे होन पिलाकर नया जीवन दिया और फिर ये अपनी माता को खा गई। अब इसके मन में पाग पलता है। वो तो इसे किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, वरना महाराज ये तो संसार की सबसे बड़ी जादूगरनी बन सकती है। ये डायन है महाराज और इंसानों के कलेजे शौक से खाती है, लेकिन अपने आप से नावाकिफ है। आम हालात में बड़ी मासूम है, मगर महाराज एक बहुत बड़ी खराबी है इसके साथ। वो क्या? एक चुड़ैल इससे चिमटी हुई है और इस चुड़ैल ने इसे अपने काबू में किया हुआ है। महाराज, आप अगर इस चुड़ैल को अपने कब्जे में कर लें तो इस पाग का साथ लेकर
संसार को अपने चरणों में समेट सकते हैं। वो चुड़ैल कहाँ है? कभी कभी वो इसके शरीर में उतर जाती है, कभी कभी मक्खी बनकर फिजा में प्रवास करती रहती है। महाराज, आपको जो काम करना है वो बड़ी चालाकी से करना है। मेरे प्यारे बेरू, ये तो तूने बड़े काम की बातें बता दी हैं। मुझे बता, मैं इन सारी चीज़ों को कैसे अपने कब्जे में कर सकता हूँ। महाराज, अगर आप इस बाग को अपने कब्जे में कर लें तो ये समझ लीजिए कि संसार से बड़े सबसे जादूगर बन सकते हैं। पाक बड़ी मुश्किल से मिलती है और अगर मिल जाए तो आप बड़े बड़े जादूगरों से मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी चीज़ श्रद्धा है। आप जब इसे अपने काबू में कर लेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि संसार के सबसे बड़े राजा बन सकते हैं। मगर ये बता, इसके लिए हम क्या करें? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रत्ना सब कुछ होने के बावजूद मासूम है। वो अपने आप को नहीं जानती। इसके दिल पर पहला घाव लगा है और ये घाव जे चांद का है। किसका? जे चांद का। जे चांद कौन? जयचंद प्रकाश चंद्र का बेटा है और रत्ना प्रकाश चंद्र के हाँ रही है। महाराज, आप मुझे छोटा करके अपने साथ रख लीजिए, मैं आपको सारी बातें बताता रहूंगा। 1 महीने का वक्त ले लीजिए, आपके लिए काफी होगा। ये तो तूने बहुत अच्छी बात बताई बैरू, मैं तुझे 1 महीने की तकलीफ दे रहा हूँ। बस महाराज, मेरी खुराक मुझे देते रहिए, बाकी सब ठीक है, वो मैं तुझे देता रहूंगा, इसकी तू चिंता मत कर। तो फिर इस वक्त ये खेल खत्म कीजिए और मुझे अपने साथ ले चलिए। भयानक शक्ल का बैरू मुसलसल बातें कर रहा था और धर्मा सिंह के चेहरे पर रोशनी के चिराग जलते जा रहे थे। इसे अंदाजा नहीं था कि एक छोटे से काम के लिए इसने जो अमल किया है इसका नतीजा इतना शानदार निकलेगा। बैरू से तरकीबें बताता रहा और धर्मा सिंह इनके मुताबिक अमल करता रहा। इसने हाथ बढ़ाकर बैरू को आग से बाहर निकाल लिया और इसके बाद दोनों खोपड़ियों को हाथ में पकड़कर इसके गिर्द घूमता रहा। खोपड़ियों की आंखों से आग निकल रही थी और बैरू के जिस्म को छोटा होने में मदद दे रही थी, यहाँ तक कि वो एक छोटी सी गुड़िया के बराबर रह गया। भयानक शक्ल का आछी पुतला अब छोटी सी गुड़िया की शक्ल में धर्मा सिंह के पास मौजूद था। धर्मा सिंह ने इसे एहतियात से उठाकर अपने लिबास में रखा और इसके बाद उसने इसी हड्डी से अमल शुरू कर दिया जिससे इसने अपने जादू मंत्र का आगाज किया था। बैरू ने कहा, मेरी खुराक कहाँ है महाबिल्ली? धर्मा ने गर्दन हिला दी और इसके बाद धर्मा अपनी जगह से उठा और एक जगह आकर बैठ गया। इसने यहाँ भी एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और थोड़ी देर के बाद इसने अपने दोनों मुट्ठियां जमीन पर खोली तो लंबे लंबे कीड़े पैदा हो गए और बुरी तरह कुल बुलाने लगे। धर्मा ने बैरू को निकालकर इन कीड़ियों पर छोड़ दिया और गुड़िया की शक्ल का बैरू कीड़ों को उठा उठा कर अपने मुंह में रखने लगा। ये उसकी खुराक थी। जब उसने सारे कीड़े खा लिए तो एक डकार ली और आंखें बंद करके मुस्कुराने लगा। बस अब मुझे नींद आ रही है। दरमा ने इसे फिर उठाकर अपने लिबास में रखा और इसके बाद खुद भी बिस्तर में जा लेटा। वो बहुत खुश था। बस ये कहना चाहिए था कि इसे एक बहुत बड़ा इनाम मिल गया था। इसने तो बस थोड़ी सी मालूमात हासिल करने के लिए जादू का ये अमल किया था, लेकिन इस अमल के नतीजे में उसे इतनी बड़ी कुव्वत मिल गई थी। बैरू वैसे भी इसका बैर था, लेकिन इस मुश्किल से इससे पहली बार मिला था। पता नहीं कौन सी शक्ति थी। बिस्तर पर लेटकर धर्मा एक बार फिर बैरू की बताई हुई सारी बातों पर गौर करने लगा। इसे अंदाजा हुआ कि हालात किसी तरह एक दूसरे से मुंसलिक हैं। सारी कहानियां ही इसके साथ आ गई थी। श्रद्धा सबसे खतरनाक चीज थी और अब दो ताकतवर हस्तियों का आपस में टकराव था। एक तरफ श्रद्धा जो ये तय कर चुकी थी कि 7 घरानों को तबाह कर देगी, दूसरी तरफ धर्मा सिंह जिसे अब इक्तदार का नशा हो गया था और बैरू ने ये बताकर इसकी दुनिया ही बदल दी थी कि वो संसार का सबसे बड़ा जादूगर बन सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है, जिंदगी का मजा ही आ जाएगा। धर्मा ने सोचा। दूसरे दिन इसने फैसला किया कि पहले यहाँ के हालात के बारे में मालूमात हासिल करेगा। चुनाचे इसने बैरू को अपने लिबास से निकाला और हथेली पर रखा। कहो बैरू, कैसे हाल हैं तुम्हारे? ठीक हो महाबिली? कहिए क्या चाहते हैं? बैरू, अब मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं? महाबिली, सबसे पहले आप रत्ना से मिलें और इसे इसके माजी के बारे में बताएं, वो आपसे मुतासिर हो जाएगी। महाबिली, अभी आप इसे इसके आग के बारे में ना बताएं कि आगे आप क्या करना चाहते हैं, बस वो सारी बातें बता दें इसे। और अगर श्रद्धा आस पास हुई तो कोई परवाह नहीं, श्रद्धा को भी आपके बारे में मालूम न होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं ये आप जाहिर करें कि आप श्रद्धा के बारे में जानते हैं। चलो ठीक है, वैसे पाक को अपने कब्जे में करने का तरीका बताओ। आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा महाराज कि अभी से इसे अपना दोस्त बना लें। ऐसा कर दें कि वो आपसे मदद मांगे। अगर उसका दिल श्रद्धा से खट्टा हो गया और इसे ये पता चल गया कि आप श्रद्धा के खिलाफ इसकी मदद कर सकते हैं तो आप समझ लीजिए कि सारा काम बन जाएगा। श्रद्धा को इस नाकामी का एहसास हुआ तो वो बफर जाएगी और फिर जो मजा आएगा वो देखने के काबिल होगा। ठीक है, धर्मा सिंह के लिए ये काम मुश्किल नहीं था कि वो रत्ना के पास पहुंच जाए। बाग में रत्ना से मुलाकात करने का कोई फायदा नहीं था। चुनाचे वो रत्ना की रहायशगाह पर पहुंच गया। इत्तेफाक से पहली मुलाकात विक्रम खन्ना से हुई जो रत्ना के कमरे से बाहर निकल रहा था। धर्मा सिंह को देखकर विक्रम खन्ना खुश हो गया और बोला, महाराज, कई दिनों से सोच रहा था कि आपसे दरख्वास्त करूं।
कि ज़रा रत्ना से मिल ले, पता नहीं क्यों ये उदास रहती है। हालाँकि मैंने इसे संसार की हर चीज़ दे दी है, लेकिन फिर भी ये अपने मन का भेद नहीं खोलती। ये नहीं बताती कि इसके मन में क्या है। महाराज, इस सिलसिले में आप मेरी मदद करें। देखो विक्रम खन्ना, इस वक्त जब तुम्हारे दुश्मनों ने एक सांप तुम्हारे लिबास में छुपा दिया था और जैसे ही तुम तन्हाई में जाते हो, वो सांप तुम्हें अंदर ही अंदर डांस लेता और फिर गायब हो जाता और तुम मर जाते। लेकिन हम सही वक्त पर पहुंच गए और हमने तुम्हें इस मौत से बचा लिया। इसी तरह हम आज रत्ना के पास बगैर किसी से पूछे हुए आए हैं। जाओ तुम अपना काम करो, हम देखेंगे कि इसके मन की शांति कहाँ है। इसे शांति मिलेगी, तुम जाओ अपना काम करो। विक्रम खन्ना अदब से गर्दन झुका के आगे बढ़ गया था और दरमा सिंह रत्ना के कमरे में दाखिल हो गया था। रत्ना मुसहरी पर बैठी हुई थी। दरमा ने दरवाजा बंद किया तो रत्ना चौंक कर इसे देखने लगी। फिर दरमा को पहचान कर इसने गर्दन हिलाई और मुसहरी से नीचे उतर आई। जय हो महाराज की। अभी आप ही का ख्याल था कि आप आ गए। रत्नावती, हमारा ख्याल था तो हम क्यों ना आते। मन से कोई हमें पुकारता है तो हम इसे मायूस नहीं करते। कहो कैसे याद किया हमें। महाराज, कल जब से आपसे मुलाकात हुई है मैं आप ही के बारे में सोच रही हूँ। क्या यही कि आप बहुत बड़े हैं और हो सकता है कि आपके पास मेरे मन की शांति हो नहीं सकता बल्कि है। संसार में हमने बहुत सौ के मन शांत किए हैं, लेकिन ये कोई बात ना हुई कि तू हमें अपने बारे में बताए और हम ये जाहिर करें कि हम महान हैं। अरे पगली, मजा तो जब है कि हम तुझे तेरे बारे में बताएं। आप महाराज, हाँ तो बताइए। रत्ना बच्चों जैसी मासूमियत के साथ बोली। बुरा हुआ है तेरे साथ, तुझसे पहले तेरे माता पिता के साथ। वो कमीना चमार तेरी माँ के हुस्न के पीछे पड़ गया था। तेरे पिता को इसने अपने हाथों से मारा और माँ पत्थरों के गार में मार गई। इसके बाद तो संसार में दर बदर होगी। बोल, यही है ना तेरी कहानी। रत्ना की आंखें हैरत से फैल गई थी। इसने फटी फटी आंखों से दरमा को देखते हुए कहा, महाराज आप तो बड़े गयानी हैं। रत्ना, एक बात कहूँ तो इसे बुरा तो नहीं मानेगी। नहीं महाराज, आपकी बात का कैसे बुरा मानूंगी मैं। तेरा मान विक्रम खन्ना को कबूल नहीं करता ना। रत्ना ने गर्दन झुका ली। कुछ लम्हे सोचती रही, फिर आहिस्ता से बोली, वो मेरे पिता की उम्र के हैं, मैं इन्हें कैसे मन से कबूल कर सकती हूँ। हाँ और जे जान। दरमा ने वार किया। रत्ना आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगी, फिर बोली, हाय राम, आप जे चंद को भी जानते हैं। संसार में कोई चीज हमसे छुपी हुई नहीं है रत्ना। हम तो श्रद्धा को भी जानते हैं, जिसने तुझे अपने जाल में जकड़ा हुआ है। रत्ना ने आंखें बंद करके जोर से गर्दन हिलाई और बोली, तब तो आप संसार में सबसे बड़े हैं महाराज। लेकिन श्रद्धा तेरी दुश्मन नहीं है, वो तो तुझे महान बनाना चाहती है। और देख ले, इसने तुझे किस तरह जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया है। ये तो आप ठीक कहते हैं महाराज। देवी, इस संसार में कोई बिला वजह किसी का साथ नहीं देता। क्या मतलब? श्रद्धा की बात कर रहा हूँ मैं, मगर मैं समझी नहीं। वैसे तो मैंने तुझे समझा दिया है, दरमा ने कहा और रत्ना इसका चेहरा देखने लगी। दरमा सिंह कुछ देर बाद खामोश रहकर बोला, तुझसे कह रहा हूँ कि संसार में कोई भी अपने घर से हाली नहीं होता। हर शख्स अपनी कोई ना कोई गर्ज रखता है। अगर श्रद्धा भी 7 घरों को तबाह करना चाहती है तो तुझे क्या मालूम कि इसके मन में कौन सी चिता जल रही है। वो भी तो किसी न किसी वजह से ही इन लोगों से बदला लेने पर आमादा हुई होगी। अब अगर इसने तुझे अपने बदला लेने का जरिया बना लिया है तो ये भी देख ले कि इसने तेरे लिए क्या नहीं किया है। देख रत्ना, इस संसार में हर शख्स अपना काम निकालना चाहता है और किसी के लिए कुछ नहीं करता। अगर कोई किसी के लिए कुछ कर देता है और इसका काम भी निकल जाता है तो लेने और देने का खेल जारी रहना चाहिए। मैं तुझे यही समझाना चाहता था। श्रद्धा ने तुझे महान बनाया है और अब तुझ पर फर्ज है कि तू श्रद्धा के काम आ। महाराज, मैं काम आ ही तो रही हूँ, लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ। कुछ नहीं, जो तेरे मान में है इसको अपने मान में ही रख। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनसे आंखें चुराना पड़ती हैं। ये नसीहत तेरी समझ में आए तो मान लेना। ना समझने वाले हमेशा नुकसान में रहते हैं। जी महाराज, अब मैं चलता हूँ। दरमा सिंह चला गया तो रत्ना सोच में डूब गई। इसमें तो कोई शक नहीं कि श्रद्धा ने इसे बहुत बड़ा मान दे दिया था, मगर रत्ना के अंदर की औरत जब बेदार हुई थी तो वो सोचती थी कि क्या मेरा जीवन इसी बूढ़े विक्रम खन्ना के साथ गुजरेगा। ये तो मुनासिब नहीं है। बहुत देर तक वो सोचती रही, फिर अचानक से फिजा में एक गुनगुनाहट सी महसूस हुई। वो इधर उधर देखने लगी। वो बात अच्छी तरह पहचानने लगी थी कि श्रद्धा जब भी इसके पास आती है इसे मक्की की बुनबुनाहट सुनाई देती है। फिर इससे थोड़े ही फासले पर मक्की जमीन पर बैठी और इसके बाद सीधी खड़ी होती चली गई। ये श्रद्धा थी। इसने आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया। श्रद्धा के चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। रत्ना इसे देखने लगी। श्रद्धा इसके पास आकर बैठ गई। आप कहीं दूर से आ रही हैं श्रद्धा जी, रत्ना ने कहा। श्रद्धा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। नहीं, दूर से तो नहीं आ रहे, लेकिन मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ एकदम। आप और परेशान हो गई हैं? हाँ, भला वो क्यों? इस दरमा सिंह ने मुझे परेशान कर दिया है। दरमा सिंह साधु ने? हाँ, वो क्यों श्रद्धा जी? अभी थोड़ी देर पहले दरमा सिंह यहाँ से गए हैं। उन्होंने तो आपके बारे में जो कुछ मुझसे कहा है वो बहुत अच्छा है।
क्या कहा है? बस कहूँगी तो आप यकीन नहीं करेंगी। वो कह रहे थे कि आप मेरी बहुत बड़ी दोस्त हैं और आपने संसार में मुझे जो कुछ दिया है वो आसान नहीं होता, इसके अलावा। हाँ, मैं जानती हूँ, असल में थोड़ी-सी उलझन मुझे एक बात से हो गई है। भला वो क्या? रत्ना ने पूछा। मैंने तुझे बताया था कि इस वक़्त विक्रम खन्ना की तीनों बीवियाँ सिर्फ़ तेरे खिलाफ़ साज़िश में मसरूफ़ हैं। वो तुझे नीचा दिखाने के लिए तरह-तरह के इंतज़ामात कर रही हैं। उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो तुझे और मुझे नुकसान पहुँचा दें। अब ये बात मैं तुझे बता चुकी हूँ कि पार्वती इनमें सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ है। जिसने अपने एक पुराने दोस्त से काम लेने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल निकम्मा साबित हुआ। संध्या ने तिवाड़ी लाल पर जाल डाला, लेकिन वो एक शैतान भला संध्या के जाल में कैसे आता? पूरनमासी धर्मा सिंह को अपना धर्म देकर यहाँ ले आई। मैंने तो ये समझा था कि धर्मा सिंह पूरनमासी के लिए तेरे खिलाफ काम करेगा, लेकिन मैं इस बूढ़े और चालाक साधु पर गौर करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। या तो वो तेरे प्रेम के जाल में फंस गया है और अब तेरी तरफ बढ़ना चाहता है, या फिर हो सकता है कि पापी सच ही कह रहा हो। रत्ना अजीब से अंदाज में श्रद्धा को देख रही थी। जब श्रद्धा इसके वजूद में उतर रही होती तो रत्ना को कोई बात सोचते हुए भी खौफ महसूस होता था कि जो कुछ भी सोचेगी श्रद्धा इससे वाकिफ हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।